Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on limitation on accounting. जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, जिसकी इंपॉर्टेंस से सब पढ़ी थी, उसके बाद हमारी अब नेक्स्ट बारी है लिमिटेशन पढ़ने की। कि हर चीज़ की जब कहीं अच्छाइयाँ होती है तो उनकी बुराइयाँ भी होती है, कहीं ना कहीं उसके जो फीडबैक होते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है, ये ध्यान रखना चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती है हमारे अकाउंट्स में जिसकी लिमिटेशन बताती है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन फर्स्ट से। पहले लिमिटेशन क्या है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो हम खुद करते हैं और खुद से की हुई डाटा में कहीं ना कहीं बार गलती हो जाती है। जैसे हम कभी भी कोई भी अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम जो अपने खुद की जजमेंट कर लेते हैं, जो अपने खुद की सोच लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से अकाउंट में गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि हम कोई डेप्रिसिएशन लगाने लग रहे हैं या कुछ भी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी वैल्यू को कम करना, किसी चीज की वैल्यू का हार्श हो जाना। जैसे मान लो आपने फोन लिया 10,000 का, तो अगली बार तो वो 5,000 का हो जाता है, मगर हम इसको मानते हैं कि हमारे हर साल वैल्यू 10% कम होएगी। तो वो हमारे मन से हमने लगाया गया है कि 10% कम होएगी, और जब हम बेचने पे आते हैं जरूरी नहीं है कि वो 10% कम हो, 50% भी उसका मार्जिन लो होता है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट से क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उससे हमारे अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो गलत आती है। क्योंकि हमने तो लॉस लगाया था कि 10,000 का 1,000 रुपये लॉस होएगा, और हो गया 5,000, तो हमारा लॉस ज्यादा हो गया। और लॉस किस लिए हुआ, वो हमारी पर्सनल जजमेंट की वजह से लॉस ज्यादा हुआ। ठीक है, आपको यहाँ तो सुनना है पर्सनल जजमेंट से जो चेंजेस आते हैं। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। देखो, सबसे पहले हम एक एक बार करते हैं। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने आपको थर्ड चैप्टर में प्रिंसिपल करवाए होते हैं कॉन्सेप्ट। अब हर चीज के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल्स थे जो हमने पढ़े थे, हम कई कई बार गलत प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल था हिस्टोरिकल कॉस्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो जिस प्राइस में हम खरीदते हैं उस प्राइस पे हम उसको लिखते हैं। जैसे हमें 10 लाख का मशीन दिखी तो हम 10 लाख रुपए लिखेंगे और 10% कम करके लिखेंगे। मगर जब उसको हम बेचने में आते हैं, जब वो क्या होता है, उसकी मार्केट वैल्यू अलग होती है। जैसे मान लो हमने माना कि 10 लाख की मशीनरी की वैल्यू एक साल में 1 लाख कम होएगी, मगर जब हम ओरिजिनल बेचने जाते हैं, जब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो गैप आता है ना, उसमें हम यहाँ पर अकाउंटिंग में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और कन्वेंशंस क्या होते हैं कि इसे क्या है कि सबको दिखाना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर करवाना चाहिए। अब फुल डिस्क्लोजर में कई कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें नहीं शो करनी होती है और हम उसमें शो कर देते हैं। ठीक है, अब कन्वेंशन का जैसे हम एक एग्जांपल और लें, जैसे हाँ, हम जैसे प्रूडेंस वाला था हमारा एक प्रिंसिपल। प्रूडेंस में क्या था, आने वाले खर्चों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और आने वाली इनकम के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। अगर हम पहले से आने वाले खर्चों को मेंशन कर देंगे और आने वाली इनकम को मेंशन नहीं करेंगे, तो क्या आप मानते हो जो हमारे अकाउंट होंगे प्रॉपर होंगे? क्योंकि खर्चे भी हमारे फ्यूचर में आने वाले और इनकम भी हमारे फ्यूचर में, जब हमें पता है आने वाले हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो वो हमारा ट्रू एंड फार पिक्चर ऑफ अकाउंट नहीं देंगे। तो ये हमारी लिमिटेशन हो जाएगी कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन है, सारा कुछ रूल एंड रेगुलेशन पे ही क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, थर्ड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कई कई बार क्या होता है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज की। जैसे किसी ने हमें थोड़ा बहुत बता दिया, या ऐसा हो गया कि ऐसे काम करना है हमको, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गया, हमें पूरे सेल परचेज नहीं पता, स्टार्टिंग से नहीं पता, हमने बाद में अकाउंट बनाने स्टार्ट किए, तो क्या हो जाता है, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, हमारे अकाउंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगला ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव क्या होती है, जो क्वालिटी रखते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्वालिटी रखती है। क्वालिटी मतलब महत्वपूर्ण रखती है, हम उन बातों को भूल जाते हैं। जैसे हमारे किसी में लड़ाई होगी या लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से भी हमारे बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या कोई मैनेजर चेंज हो गया। अब एक बात बताइए, बिजनेस को चलाने वाला मैनेजर होता है, मैनेजर बहुत अच्छा हो तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर हमारा मैनेजर अच्छा नहीं होगा तो हमारा बिजनेस डाउन जाएगा। हम इन तथ्यों को मेंशन नहीं करते कि जो हमारा मैनेजर था यहाँ पे चेंज हो गया, उसके वजह से सेल एंड परचेज में प्रॉब्लम आई। जैसे आपको एक एग्जांपल और देती हूँ मैं।
देखो स्कूल है, स्कूल में कौन होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं एक स्कूल को चलाने के लिए। आप स्कूल क्या देख के जाते हो कि वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे है, वहाँ का प्रिंसिपल कैसा है, वहाँ के टीचिंग स्टाफ कैसे हैं, तो उसी बेस पे आप जाते हो वहाँ पे किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हो। तो अगर वो मैनेजमेंट और सारे टीचर्स चेंज हो जाए और उससे बेटर हो जाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। अगर पहले से खराब टीचर आ जाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो इसलिए होता है कि हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, जो हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, कि हमारा क्यों सेल परचेज में डिफरेंस आया। ठीक है, अगला बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो याद आता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है कि हम जो भी लिखते हैं, जिस प्राइस हम खरीदते हैं हम उस प्राइस में लिखते हैं, मगर एक्चुअल वैल्यू में जब हम इसकी रियल वैल्यू मार्केट वैल्यू पता करते हैं तो उसकी रियल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। मान लो 10 लाख की तुम कोई चीज़ खरीदते हो, अगले साल बिजनेस जाओगे तो वो 7 से 6 लाख में आपकी बिकेगी, मगर हम अकाउंट में इतना डिफरेंस नहीं लिखते। हम मान लो एक प्रतिशत कर लेते हैं कि हर साल हम 10% इसको कम करेंगे। तो कम करेंगे तो जब हम उसको बेचने जाते हैं तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाई होती है कि 10 लाख की 8 लाख में चली जाएगी, मगर वो जब सेल्स 4 लाख में होती है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमारी अकाउंटिंग इन्फो इसकी रियल पिक्चर नहीं दिखाती, क्योंकि वो हमारी एसेट बहुत ज़्यादा रेट की दिखा रही होती है और जब हम बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू नील होती है, कुछ ऐसी वैल्यू नहीं होती। इसलिए हमारी रियल नहीं डालती, हमारी रियल ठीक है पिक्चर नहीं शो करती। ठीक है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। आपने सुना होगा कि कई लोग अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं अपने फायदे के लिए, कई कई बार अपने अकाउंट को ज़्यादा अप दिखा देते हैं और गलत पिक्चर दिखाते हैं। मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, बिजनेस में और ग्रोथ दिखाने के लिए हम उसको जानबूझ के ऐसा करते हैं, ऐसी एंट्री कर देते हैं कि 15 लाख बिजनेस दिखाया, टैक्स बचाने के लिए 10 लाख की चीज़ को हम 5 लाख की दिखा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो विंडो ड्रेसिंग से हमारे अकाउंट कई कई बार गलत हो जाते हैं, गलत शो होते हैं, जो उसकी रियल पिक्चर होती है वो नहीं दिखती। क्योंकि अकाउंट एक आदमी बनाता है और सोशल बीइंग पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो अकाउंट को हॉनेस्टली बनाएगा या डिसऑनेस्टली। अगर डिसऑनेस्टली से बनाता है तो हमारा अकाउंट गलत है, नहीं तो हमारा अकाउंट सही है। ठीक है, अगला है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब मान लो कि एक साल में हमारा इस बार का बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, तो हमें एक्सपेक्ट, क्योंकि ये सारे जो हम अकाउंट में एंट्रियां करते हैं पास्ट से रिलेटेड करते हैं, जो हो चुका है या जो होएगा, मतलब होएगा तो वो तो कर ही नहीं सकते, जो हो चुका है उसी पे करेंगे। जैसे आज सेल होगी तो हम सेल होने के बाद ही तो एंट्री करेंगे, उससे पहले तो कर ही नहीं सकते। तो मान लो हमने इस बार 1 लाख का प्रॉफिट हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अगले साल भी 1 लाख का हो, क्योंकि पॉलिसी टर्म एंड काफ़ी चीज़ें डिमांड चेंज होती है। मान लो अब जैसे वायरस आ गया तो जिनका सैनिटाइजर का बिजनेस नहीं चलता, जिसके 1 लाख की भी सेल नहीं होती साल के, उसकी 10-10 लाख होगी, क्यों, पॉलिसी चेंज होगी, सर्कमस्टांसिस चेंज होगी। और जो बाकी से कपड़ों की शॉप थे उनको इतना नुकसान लगेगा क्योंकि उन्होंने इस कपड़े को स्टॉक कर रखा है, बेचने के लिए रख रखा था और एकदम से बंद हो गया सब कुछ, तो उनको नुकसान लगेगा। तो वो कोई निर्भर नहीं करता, आपकी पॉलिसी पे निर्भर करता है कि पॉलिसी जैसे चेंज होएगी वैसे ही आपके अकाउंट चेंज होंगे। तो प्रॉफिट कोई हम फिक्स नहीं कर सकते, पुराने अकाउंट को देख के हम नए अकाउंट के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि हम इतना कमाएंगे। ठीक है, तो अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग है। स्टूडेंट, अब इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब जो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, एक अकाउंट में क्या क्या होनी चाहिए, कि एक अकाउंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल मतलब कि उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, सब कुछ सच होना चाहिए। अकाउंट में सब कुछ खरा होना चाहिए, खरा मतलब बिल्कुल सच है। अगर कोई बोले कि सबूत दो इस चीज़ का कि ये बात सच है, तो आपके पास सबूत भी होने चाहिए कि डाटा रियल है, कि आप उन पर कोई भी विश्वास कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई एंट्री की तो उसका बिल भी आपके पास होना चाहिए एज ए एविडेंस, कि आपने जो एंट्री की है वो बिल्कुल करेक्ट की है और उसका आपके पास सबूत है कि हमारे पास इतनी की सेल हुई है, ताकि कोई इन फ्यूचर क्रॉस चेक करने की कोशिश करे, आपको या कोई चेक करने की कोशिश करे कि आपने कहीं झूठी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी। तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस होने चाहिए। जैसे आप कुछ सेल परचेज करने के लिए जाते हो तो सामने वाला बंदा आपको एक बिल काट के देता है और उसी बिल के बिहाफ पे आप एंट्री करते हो, तो आपके पास वो बिल सब कुछ होने चाहिए एज एविडेंस और सारा डाटा रियल होना चाहिए, कोई भी चीज़ झूठ नहीं होनी चाहिए, झूठे बिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक अकाउंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब क्या होता है, रिलेटेड।
हमारा अकाउंट हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं है हम उसको भी मेंशन करें। जो बिजनेस से रिलेटेड है और जो पैसों की टर्म में है खाली वो ही एंट्री होनी चाहिए, बेफालतू की एंट्री अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रिलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आप पर्सनल चीज़ों को आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी में लिख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। रेलिवेंस मतलब क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्या है, अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। अंडरस्टैंड तो समझ में आना चाहिए। अब हर किसी बच्चे के पास कॉमर्स नहीं होती, हर किसी के बच्चे के पास को मतलब हर कोई जो पीपल है आगे की जनरेशन है सबके पास कॉमर्स नहीं होती, किसी के पास साइंस होते, किसी के पास आर्ट होते। तो हमें अपने अकाउंट ऐसे बनाने चाहिए ताकि कोई अदर फील्ड का इंसान हो तो वो भी हमारे अकाउंट को यदि समझ जाए, उसको भी पता चल जाए कि पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, कितना इनका लॉस है, कितने क्या क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी बंदा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी करे या शेयर्स पे पैसा लगाए तो वो कॉमर्स फील्ड का हो, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो हमें हमारे अकाउंट ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए कि सबको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। अगला है कंपैरेबिलिटी। हमारा अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के अकाउंट से अपने अकाउंट को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। मान लो मेरा बिजनेस है कपड़ों का और सामने मेरे कॉम्पिटिटर्स का भी बिजनेस है कपड़ों का, तो ऐसा डाटा होना चाहिए कि हम इजीली हमारे बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से कंपेयर कर सके और कंपेयर करके हम रिजल्ट निकाल सके कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो क्यों है, हमारा प्रॉफिट कम है तो क्यों है, ठीक है। सब कुछ पता चलना चाहिए, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे की थाली को कंपेयर करते खाते हो या कुछ एक दूसरे के बॉडी स्ट्रक्चर को कंपेयर करते क्योंकि हम सारे ह्यूमन के साथ एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, वैसे ही अकाउंट होना चाहिए कि हम एक दूसरे से कंपेयर कर सके। ये इसकी क्वालिटी है कि होना चाहिए अकाउंट के अंदर अंदर, ठीक है। और फेथफुल प्रेजेंटेशन, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इतनी अच्छी से मतलब फेयरफुली मतलब कि ट्रस्ट वाली होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, अच्छे से गुड लुकिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फार पिक्चर होनी चाहिए। हमारे अकाउंट की एक क्वालिटी है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्लीन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि किसी भी बंदे को इजीली समझ में आ जाए कौन सी एंट्री कहाँ पे कर रखी है और कौन सी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो समझ में आ गया फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्या रोल होते हैं अकाउंटिंग के, क्या काम है। रोल मतलब क्या काम है अकाउंटिंग का। रोल ऑफ ए लैंग्वेज, एक तरह की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, बिजनेस लैंग्वेज है जो बिजनेस को सिस्टमेटिक वे में दिखाती है। क्योंकि आपको पता है अकाउंट का परफॉर्मा होता है, ऐसे डिब्बे बने हुए होते हैं, तो अकाउंट एक अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करता है अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो ये एक बिजनेस की अलग लैंग्वेज होती है, जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश होती है वो अलग होती है, जो बिजनेस की इंग्लिश होती है, जो इंग्लिश के वाक्य होते हैं बिजनेस के वो अलग होते हैं। तो ये अपने आप में एक लैंग्वेज होती है जो एक्सप्लेन करती है हमारे अपनी बिजनेस को कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है और हमारे बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके अकाउंट को, ठीक है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अब ये दोबारा आ गया कि क्या करती है वो रोल, क्या काम करती है, हिस्टोरिकल मैनर में लिखती है। जो भी हमारी एंट्रियाँ होती है, जो भी हमारी एसेट परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ हम बाहर से परचेज करते हैं तो उसके रियल रेट में उसको क्या करती है, रिकॉर्ड करती है अकाउंट में, ठीक है। अगला रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, इसका क्या काम है अकाउंटिंग का कि नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करना कि आपके पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया है, ये बताती है अकाउंटिंग, ठीक है। अगला है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें ये बताने में हेल्प करती है अकाउंटिंग की हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कितने अमीर है या कौन से नंबर पर स्टैंड करते हैं हमारे एरिया पे। तो सारा कुछ अकाउंट ही बता सकता है क्योंकि अकाउंट में प्रॉफिट पता चलता है और प्रॉफिट से ही कंपेयर होता है कि मैं कहाँ हूँ तुम कहाँ। जैसे क्लासेस में मार्क्स के बिहार पे हम उसको पोजीशन देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही अकाउंट में प्रॉफिट के बेस पे हम उसकी क्या देते हैं, पोजीशन देखते हैं, क्या फर्स्ट नंबर पे है वो किससे देखते हैं, प्रॉफिट से देखते हैं। और प्रॉफिट किससे पता चलता है, हमें बैलेंस शीट से, अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। अगला रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम,
इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। क्या होता है ये बिजनेस अकाउंट का क्या काम होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, जो उसके इन्वेस्टर है, जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो उसका ओनर है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारे जो उम्मीद है उस पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो ये सारा कुछ कौन बताता है? अकाउंट बताता है। लास्ट पे आता है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ये अकाउंट क्या करता है? सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अलग अलग तरह की, कि आपको इजीली आपका सारा काम आसान हो जाए सब कुछ, ताकि आपका काम बढ़िया तरीके से और अच्छे से हो जाए। तो वो क्या होता है? एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर होता है। और अकाउंट के लिए एक अकाउंटेंट रखना होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, आपके अकाउंट बना के देता है। कोई आपको नई चीज नहीं दे रहा, वो आपको सर्विस दे रहा है अकाउंट बनाने की। तो ये क्या हो गया? एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।